सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्यालय तथा विद्यापीठ पक्षतः अहं सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अचिन्त्य-व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। Sir, am I audible? Yes, madam. कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के वारंगा स्थित अभिनव भारती शैक्षणिक परिसर द्वारा संचालित इस 5 दिवसीय व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस व्याख्यान माला की पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। आज तक आपने पंचांग, संहिता, सिद्धांत, जातक, होरा ऐसे अनेक विषयों को सुना। आधुनिक काल में वास्तुशास्त्र ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो इस विषय पर आज हमारे साथ वार्तालाप करेंगी, हमें जिनको सुनने को मिलेगा वो है हमारी अनुजा डॉक्टर अंबालिका सेठिया मैडम। तो सर्वप्रथम मैं श्री प्रणव सर से अनुरोध करूंगी कि वे मंगलाचरण से इस सभा का प्रारंभ करें। श्री प्रणव सर। ओम नव शिवाभ्यां नव यौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। ओम आज का पंचांग देखते हैं। आज ख्रिस्त दिनांक 15 अगस्त 2022 भारतीय स्वतंत्रता दिवस का 75वां आज सालगिरह है तथा आज उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, श्रावण मास, भारतीय सौर दिनांक 31, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, धृति योग, बालवकरण है तथा आज ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है। गुरु चंद्र मीन राशि में, शुक्र सूर्य कर्क राशि में, बुध सिंह राशि में, मंगल वृषभ राशि में और शनि मकर राशि में स्थित है। जैसे कि हमने देखा आज इस 5वें पंचदिवसीय व्याख्यान माला में आज तक आपने अनेक विध विषयों को सुना है। आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में डॉक्टर अंबालिका मैडम से सुनने जा रहे हैं। इस व्याख्यान माला को आप सभी का सहकार्य तो है ही, इसीलिए आपका धन्यवाद प्रदर्शन या आपके सहकार्य के बिना ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था। और श्रोता होने के लिए जितनी जिज्ञासा आवश्यक है उतना पुण्य भी आवश्यक है, क्योंकि अच्छी बातें जो है वो सुनने को मिलना बहुत योग का लक्षण माना जाता है। तो आज इस व्याख्यान माला को हमें किन किन लोगों के आशीर्वाद मिले हैं, तो वो सबसे प्रथम मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि हमारे कुलगुरु कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना सर, अभिनव भारती परिसर के संचालक तथा प्राचीन ज्ञान व मानव्य शास्त्र संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडेय सर, पीवी काणे परिसर रत्नागिरी के संचालक डॉक्टर दिनकर मराठे सर, नियोजन व विकास मंडल एकेएसयू के संचालक प्रोफेसर गोखले सर तथा प्राध्यापक डॉक्टर आशीष सर, और यहाँ पे सहकार्य जिनका प्राप्त हुआ है हमें आज तक, ऐसे हमारे अनुज शर्मा, सौ राजसी राजूरकर मैडम तथा श्री प्रणव सर, इनका भी सहकार्य इनका सहकार्य सबसे ज्यादा इस प्रोग्राम में हमें मिला है।
अब मैं आज की वक्ता डॉक्टर अंबालिका सेठिया का थोड़ा सा परिचय आपको बताती हूँ। वैसे तो आप सभी लोग मैडम से अच्छी तरह से परिचित है, साल भर आपसे उनके इंटरेक्शंस चलते हैं क्लासेस में, क्लासेस के अलावा भी आप लोग संपर्क बनाए रखते हैं शिक्षकों से। फिर भी मैं उनके ऐसे कुछ गुणों से आपको परिचित कराना चाहूंगी जो आपको शायद नहीं पता हो। तो मैडम ने बीए एमए वेदांग ज्योतिष में विशेष प्रावीण्य तथा गोल्ड मेडल के साथ पूर्ण किया है। वास्तु डिप्लोमा, एमफिल, पीएचडी वेदांग ज्योतिष में और जैमिनी सूत्र विषय की मैडम प्रगाढ़ अभ्यासिका है। तथा मैडम के कुछ विशेषताएं बताने जाऊं तो सर्वदा वो अभ्यास में रत रहती है तथा अभिनव ज्ञान की जिज्ञासा उनमें तथा उत्साही व्यक्तित्व उनका है। तो मैं अभी मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे अपने व्याख्यान को शुरुआत करें। मैडम, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैडम, आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं सर्वप्रथम तो हमारे गुरु को प्रणाम करती हूँ और इस पंच दिवसीय ज्ञान यज्ञ में पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो मुझे विषय दिया गया है वास्तुशास्त्र, उस विषय पर हम आते हैं। एक्चुअली वास्तुशास्त्र बहुत बड़ा है। मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी बनाकर रखी थी, बट मेरे यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से मैं पीपीटी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं ग्रुप में भेज दूंगी आप लोगों को पीपीटी। तो पीपीटी फिलहाल नहीं है, मैं मोबाइल से कनेक्ट हुई हूँ। मेरे सामने है, बट मैं आपको बाद में भेज दूंगी। तो वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ा व्यापक विषय मुझे दिया गया है। आप सब जानते हैं कि वास्तुशास्त्र बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है। शास्त्र कहने का मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा होता है। अब इस वास्तुशास्त्र को मैं 1 घंटे में पढ़ा नहीं सकती हूँ, तो केवल मैं परिचय मात्र दे रही हूँ। वास्तुशास्त्र क्या है इसका केवल मैं परिचय मात्र दे रही हूँ। शुरुआत करती हूँ एक मंगलाचरण से। स्त्री पुत्रादि भोग सौख्य जन्नम धर्मार्थ काम प्रदम जंतूनामयनम सुखास्पदमिदम शिक्तांबु धर्मापहम वापी देव गृहादि पुण्यमखिलम गेहात् समुत्पद्यते गेहं पूर्वमुशन्ति तेन विबुधाः श्री विश्वकर्मादयः। अर्थात कहा गया है कि जो हमें पत्नी पुत्र आदि का सुख देता है, धर्म अर्थ काम इत्यादि का सुख देने वाला है, जो हमारा सुख स्थान है, जो हमारी ठंडी गर्मी वर्षा ऋतु तूफान इत्यादि से हमारा रक्षण करने वाला है, वो हमारा गृह ही होता है, अर्थात वो हमारा घर ही होता है। इसीलिए नियमानुसार जो व्यक्ति घर का निर्माण करता है, वो उसमें भी विशेष बताया गया कि कूप और देवता आदि स्थानों का अगर निर्माण नियमानुसार वास्तुशास्त्र के नियमानुसार जो व्यक्ति करता है, उसे अवश्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए विश्वकर्मा इत्यादि देव शिल्पकारों को सर्वप्रथम गृह निर्मिति का आदेश दिया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे वास्तुशास्त्र के को लेकर। हम भी जानते हैं कि ये जो भारतीय वास्तुशास्त्र है ये बहुत प्राचीन है और इसका इतिहास भी बहुत प्राचीन है। ये अभी ये आया है शास्त्र इस प्रकार का नहीं है, ये बहुत प्राचीन है और हमारे एंशिएंट इंडियन में इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता था, इसका बहुत यूज किया जाता था। पुरातन कालीन जो मानव था वो अस्थिर था, वो भटकता रहता था, वो यहाँ से वहाँ अलग अलग जगह पर भटकता रहता था, अपने पशुओं के साथ वो रहता था, कभी कंदराओं में रहता था, कभी गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी उन्नति हुई वैसे वैसे उसने छोटे छोटे समूहों में रहने के लिए शुरुआत किया और उसके बाद धीरे धीरे उसे समझ में आया कि कुछ तो हम आश्रय जैसा बना ले तो हम प्रोटेक्ट रहते हैं बाकी की एनर्जी से। तो उसने घर बनाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती गई वो स्थायी और सुदृढ़ घर बनाते गया और कालांतर अच्छा जीवन प्राप्त करना उसके संस्कृति का एक हिस्सा बन गया, एक मुख्य हिस्सा बन गया। वहां से
शास्त्र शुरू होता है, जैसे पुरातन काल से ये शुरू हो जाता है। तो ये वास्तु शब्द जो आता है, ये वास्तु शब्द वस धातु तुल प्रत्यय लगाने से वास्तु शब्द होता है। वास्तुशास्त्र का अभिप्राय देखिए, वास्तुशास्त्र का अभिप्राय है निवास योग्य भूमि या निवास योग्य स्थान। अब ये कोई भी हो सकता है। अगर कोई चिड़िया अपने घरौंदे में रहती है तो वो उसके लिए वास्तु है। अगर हम अपने घरों में रहते हैं तो ये हमारे लिए वास्तु है। अगर चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी का भ्रमण करता है तो वो चंद्रमा का वास्तु है। जो उसकी कक्षा है वो चंद्रमा का वास्तु है। उसी प्रकार यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी भी है, तो पृथ्वी का भी वास्तु क्या है? वो जो सूर्य के आजू बाजू भ्रमण करती है वो उसका वास्तु है। तो किसी भी प्राणी का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का जो वास स्थान है उसको वास्तु कहा गया है। इसकी एक व्याख्या बताई जा रही है, वसंत प्राणिनो यत्र, जहाँ प्राणी वास करते हैं वो स्थान, वो जो भूमि है उसे वास्तु कहा जाता है। अब इस वास्तु के 4 प्रकार बताए गए। तो कौन कौन से 4 प्रकार बताए गए? एक तो है भूमि, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, ये भूमि। उसके बाद प्रासाद या भवन इत्यादि। प्रासाद मतलब जो बड़े बड़े भवन बनते हैं उनको प्रासाद कहा जाता है। और छोटे छोटे घर भी, ये भी वास्तु में आ जाते हैं। तीसरा है यान, हम जो वाहन यूज करते हैं उसको भी वास्तु का एक प्रकार माना गया है। और चौथा है शयन या फर्नीचर, जिस पर हम बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, वो जो फर्नीचर है ये भी वास्तु का एक प्रकार है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वास्तु बताए गए, भूमि, प्रासाद, वाहन और फर्नीचर या शयन जिसको हम कहेंगे, पलंग, उसको, ये ऐसे टोटल 4 वास्तु के प्रकार बताए गए। उसमें भी मुख्य जो है वो भूमि ही है, क्योंकि बाकी के जो 3 मैंने वास्तु के प्रकार बताए उन सब का आधार क्या है? भूमि ही है। इसीलिए मुख्य रूप से भूमि वास्तु का एक प्रकार है। मैंने जैसे कहा कि चंद्रमा की जो कक्षा है वो उसका वास्तु है, तो हम यहाँ पर उन कक्षाओं के बारे में या उन वास्तुओं के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर केवल देवालय, मनुष्यालय, जलाशय इत्यादि के बारे में बात करेंगे। मैं केवल परिचय बता रही हूँ वास्तुशास्त्र का। वास्तुशास्त्र मैं 1 घंटे में नहीं पढ़ा सकती हूँ, केवल मैं परिचय यहाँ पर दे रही हूँ। अब ये वास्तुशास्त्र का उल्लेख कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है? तो वास्तुशास्त्र का उल्लेख वेद से लेकर तंत्र ग्रंथों तक हमें प्राप्त होता है। वेद, ब्राह्मण, पुराण, सूत्र ग्रंथ, गृह्य ग्रंथ, रामायण, महाभारत, निघंटु, ज्योतिष शास्त्र और तंत्र ग्रंथों में भी वास्तुशास्त्र का उल्लेख बहुत ज्यादा देखा गया है। मैंने अभी जो कि पीपीटी तो बनाई है, वो आप लोग जब पढ़ेंगे तब उसमें आपको बहुत सारे नाम दिख जाएंगे। ऋग्वेद और निघंटु में हमें गृह या वास्तु इस शब्द के लिए ही बहुत सारे अलग अलग पर्यायी शब्द मिल जाते हैं और यत्र तत्र वो उनका संकेत वहां पर मिल जाता है। जैसे उसमें से मुख्यतः ऋग्वेद में कुछ शब्द हमें प्राप्त होते हैं, गृहम, व्ययः, पथ्यम, दुरोणम, दूर्यः, दम, ओक, योनिः, धामन, निवेशनम, वस्ति, छर्दिस, वर्ति, वेश्मन, वरुथम इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार से निघंटु में भी हमें 22 प्रकार के वास्तु के लिए शब्द प्रयोग में आए हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं। जैसे गयः, कृदरः, गर्तः, हर्म्यम, अत्यम, पथ्यम, दुरोणे, नीलम, दुर्या, स्वसराणि, अयाः, दये, कृतिः, योनिः, सदम, शरणम, वरुथम, छर्दी, छदी, छाया, शर्म, अजम इत्यादि प्रकार से। मुख्य रूप से शुल्ब शास्त्र में वास्तुशास्त्र का प्रयोग बहुत ज्यादा देखा गया है। शुल्ब शास्त्र ये ऐसा ग्रंथ है या ऐसा शास्त्र है जिसमें त्रिकोण, मतलब जिसमें मेजरमेंट आता है, जिसमें यज्ञवेदी किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए, उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, उसमें ईंटों को किस तरह से लगाया जाना चाहिए, कितना बड़ा उसका आकार होना चाहिए यज्ञ के हिसाब से, वो शुल्ब सूत्रों में बताया जाता है। और वहां पर वास्तुशास्त्र का बहुत ज्यादा उपयोग देखने में मिलता है। उसी प्रकार अथर्ववेद में मैंने कुछ ही संकेत मात्र के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अथर्ववेद में गोष्ठीशाला, भंडारशाला, आंतरिकशाला, यज्ञशाला, अतिथिशाला इत्यादि शालाओं के वर्णन हमें अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से वेद से लेकर तंत्र ग्रंथों तक इस वास्तुशास्त्र की बहुत ज्यादा चर्चा और बहुत ज्यादा विषय हमें वास्तुशास्त्र के इन सारे ग्रंथों में प्राप्त होते हैं।
अब मैं बहुत बार वास्तुशास्त्र कह चुकी हूँ। ये वास्तु होता क्या है, मतलब ये वास्तु आया कहाँ से? तो इसकी एक जन्म कथा हमें प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के बारे में एक जन्म कथा अलग अलग ग्रंथों में हमें प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है कि जब अंधक नाम के असुर के साथ भगवान शिव का युद्ध चल रहा था, अंधक के साथ भगवान शिव का जब युद्ध चल रहा था, तब उस समय पे भगवान शिव के माथे पर, ललाट पर कुछ पसीने की बूंदे आई और वो जमीन पर गिर गई। और वो जो बूंदे गिरी जमीन पर, उससे एक विकराल पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम वास्तु था। उसको देखकर, वो एक्चुअली बहुत बड़ा था, बहुत विकराल था। उसको देखकर सभी देवता हो या असुर हो, सभी डर गए। डर के वजह से वो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया कि इस पुरुष को सभी लोग पकड़कर औंधा करके पृथ्वी पर औंधा उसे रख दीजिए या सुला दीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से जब उनको इस प्रकार की आज्ञा मिली, तो राक्षस और देवताओं ने उनको पकड़कर औंधा लेटा दिया। तो उनको किस प्रकार से लेटाया पृथ्वी पर कि उनका जो सिर है, वास्तु पुरुष का जो सिर है, वो ईशान्य कोण में आता है। उनका बायां हाथ वायव्य दिशा में जाता है, दाहिना हाथ अग्नि कोण में जाता है, पैर नैऋत्य दिशा में जाते हैं, और जो उनका नाभि स्थान है वो भूमध्य में आता है, जिसे हम ब्रह्म स्थान के नाम से जानते हैं। और इसके कुछ मर्म स्थान भी होते हैं। जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इनके मर्म स्थानों को इनका वेध नहीं करना चाहिए, को दोष नहीं लगना चाहिए। जिस प्रकार हमारे शरीर में मर्म स्थान होते हैं, हमारी आंखें, हमारा सिर, हमारा मुख, इस प्रकार से हमारा नाभि स्थान, उस प्रकार से वास्तु पुरुष के भी मर्म स्थान बताए जाते हैं। उन मर्म स्थान को दोष नहीं आज के समय में हम कंस्ट्रक्शन करते। तो इस प्रकार से वास्तु पुरुष की एक छोटी सी कथा मैंने बताई। ये भी कथा भी बहुत विस्तृत है, लेकिन मैंने उसको बहुत शॉर्ट में बताया कि इस प्रकार से वास्तु पुरुष वहां से आया है। जब अंधक और शिव जी का युद्ध चल रहा था, वहां से ये वास्तु पुरुष आया है। अब ये हम सभी जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके भी कुछ उपवेद होते हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व वेद है और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। ये उपवेद बताया गया है। स्थापत्य वेद अर्थात वास्तुशास्त्र के लिए बोला गया है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि वास्तुशास्त्र कितना इम्पोर्टेंट है। वेद का उपवेद बताया गया, अथर्ववेद जैसे वेद का उपवेद स्थापत्य वेद को बताया गया है। अर्थात वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी लोग उसका महत्व समझ सकते हैं यहीं से। अब ये स्थापत्य जो है, इसमें 3 प्रकार के कर्म करने के लिए बताया गया है। तो स्थापत्य में पहला कर्म बताया है गृह, ग्राम, नगर इत्यादि का निर्माण करना। ये किसके लिए किया जाता है? गृह, ग्राम, नगर इत्यादि का निर्माण किसके लिए किया जाता है? तो जो जन सामान्य है उन सब के लिए वो किस प्रकार से रहेंगे, ग्राम की रचना कैसे होगी, नगर की रचना कैसे होगी, घरों की रचना कैसे होगी, ये सब जानने के लिए ये इन सब के नियम बताए गए हैं। ये एक प्रकार का कार्य है स्थापत्य वेद का। दूसरे प्रकार का कार्य है राजप्रासादय। राजप्रासादय अर्थात जहाँ पर राजा रहते हैं, जहाँ पर मंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री, उपमंत्री, राजकुमार इत्यादि लोग जो बड़े पद पर है, जो बड़ा व्यापक सत्ता को चलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जो भवन या प्रासाद इत्यादि निर्माण किया जाता है, या मंदिरों को भी हम इसी में लेते हैं। तो ये दूसरा कार्य स्थापत्य वेद का बताया गया है। और उसी प्रकार से तीसरा एक कार्य बताया गया है वापी, कूप, तड़ाग इत्यादि का निर्माण। अर्थात देखिए, उस समय पानी की प्रचुर मात्रा होने के बावजूद भी एक मुख्य कार्य स्थापत्य वेद का क्या बताया गया? कूप का निर्माण करना, जलाशय का निर्माण करना, तड़ाग का निर्माण करना। अर्थात हम जानते हैं कि 71% पानी पृथ्वी के ऊपर है और उससे भी ज्यादा पानी कहते हैं कि भूगर्भ जल में उससे भी ज्यादा पानी है। फिर भी स्थापत्य वेद का तीसरा मुख्य कार्य बताया गया कि वापी, कूप और तड़ाग का निर्माण किया जाए। ये तीसरा एक मुख्य कार्य बताया गया। तो इस प्रकार से स्थापत्य वेद के 3 मुख्य कार्य हमें प्राप्त होते हैं। एक गृह, ग्राम, नगर की रचना करना,
दूसरा प्रासाद भवन इत्यादि का निर्माण करना और तीसरा वापी कूप तड़ाग इत्यादि का निर्माण करना। ये स्थापत्य वेद का कार्य था। ये 3 प्रकार के कार्य स्थापत्य वेद में किए जाते हैं। अब वेद जो है इसके 6 अंग बताए गए हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये 6 प्रकार के अंग वेद के बताए गए हैं। अब इसमें भी जो ज्योतिष शास्त्र है, जिसके बारे में अभी तक आप लोग अलग अलग लेक्चर्स में, ये 5 दिनों में ही आप सुनते आए हैं, ज्योतिष के 3 स्कंद होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। ये 3 स्कंद के बारे में आज तक आप लोगों ने जाना है 4 दिनों में। तो इसमें से जो संहिता स्कंद है, इसका एक पार्ट वास्तुशास्त्र को बताया जाता है। मतलब वेदांग, वेद का एक अंग है ज्योतिष, ज्योतिष का एक अंग है संहिता और संहिता का एक अंग है वास्तुशास्त्र। अब इस वास्तुशास्त्र के पुनः 3 भेद बताए गए। तो कौन कौन से 3 भेद? वास्तुशास्त्र के 3 भेदों में से एक है स्थापत्य वेद, स्थापत्यम जिसे कहा जाता है, दूसरा है शिल्पम और तीसरा है चित्रम। स्थापत्य में क्या क्या किया जाता है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। शिल्पम अर्थात कोई शिल्पाकृति हम जब बनाई जाती है वो भी वास्तु में ही आता है। और चित्रम, अलग अलग प्रकार से चित्र बनाए जाते थे। जब प्राचीन समय पे अलग अलग आप मंदिरों को देख लीजिए या बड़े बड़े महलों को देख लीजिए, वहां पर जो कलाकारी की जाती थी वो भी वास्तुशास्त्र में आता है। तो इस प्रकार से वास्तुशास्त्र के 3 और टाइप्स बताए, स्थापत्य, शिल्प और चित्रम। इसी को दूसरा नाम एक कहा गया है, वास्तुशास्त्र का ही दूसरा नाम बताया गया है शिल्प शास्त्र। वो शिल्पम उसका एक भाग है, इसीलिए उसको एक वास्तु शिल्प शास्त्र भी कहा गया है। अब बृहद संहिता नाम का हमारा एक ग्रंथ है, वराह मिहिराचार्य का, वो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस ग्रंथ में वास्तु विद्या अध्याय नाम का एक अध्याय आता है, जिसमें वास्तुशास्त्र के सभी विधियां बताई गई है। उसी प्रकार से वृक्षायुर्वेद करके एक अध्याय आता है, दकारगल एक अध्याय आता है, मंदिर प्रासाद वास्तु इत्यादि इस नाम का एक अध्याय आता है। तो ये जो अध्याय है ये भी सभी वास्तु से रिलेटेड है। वास्तु विद्या अध्याय तो पूर्णतया वास्तु का ही है। अब वृक्षायुर्वेद और दकारगल अध्याय क्यों वास्तु से रिलेटेड है? क्योंकि वृक्षायुर्वेद में जब वृक्षों की बात की जा रही है तो वृक्ष कहाँ लगाए जाते हैं? भूमि पर लगाए जाते हैं। तो जहाँ पे भी भूमि का विचार आता है वो वास्तु से कनेक्ट होता है, वो वास्तु का ही विषय होता है। दकारगल अर्थात जमीन के अंदर पानी की शिराएं होती है, तो वो पानी की शिराओं को जानने के लिए दकारगल अध्याय का अध्ययन करके फिर जाना जा सकता है। तो वो भी भूमि से संबंधित होने के कारण वो वास्तु का ही एक विषय है। और मंदिर प्रासाद इत्यादि बनाने के लिए जो विधियां बताई गई है वो भी डायरेक्टली वास्तुशास्त्र से संबंधित है। अब वास्तुशास्त्र जो है इसके 8 अंग बताए गए हैं, विविध 8 अंग। हमें समरांगण सूत्रधार करके एक ग्रंथ, उस ग्रंथ में ये 8 अंग प्राप्त होते हैं। ये कौन कौन से 8 अंग हैं? तो वास्तुशास्त्र का पहला अंग है सामुद्रम। जो लोग सामुद्रिक शास्त्र को जानते होंगे वो लोग कहेंगे कि सामुद्रम यहाँ कहाँ से आ गया। तो देखिए, हम जब मूर्तियां बनाते हैं, मतलब भगवान की मूर्तियां हो या फिर मंदिर में अलग अलग नक्शे काम किया जाता है, अलग अलग मूर्तियां बनाई जाती है। आप सब लोगों ने देखा होगा पुराने मंदिरों को, तो वहां पर अलग अलग मूर्तियां बनाई जाती है। तो उनका सामुद्रिक कैसे होना चाहिए, मतलब उनकी मुद्राएं कैसी होनी चाहिए, उनका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, उनके नयन नक्श कैसे होने चाहिए। भगवान की अगर मूर्ति बनाई जा रही है, उनके आंखें, उनके नयन नक्श इत्यादि, उनकी मुद्राएं, उनका बॉडी पोस्चर किस प्रकार का होना चाहिए, ये सब चीजें सामुद्रम में आती है। इसीलिए सामुद्रम ये वास्तुशास्त्र का एक अंग है। उसी प्रकार से एक दूसरा अंग है गणित। मेजरमेंट के बिना वास्तुशास्त्र नहीं हो सकता। आपको कोई भी भवन बनाना है, कुछ भी बनाना है, आपको मेजरमेंट करना ही पड़ेगा। इसीलिए गणित ये वास्तुशास्त्र का एक अंग है। उसी प्रकार ज्योतिष अर्थात अभी मैंने बताया कि सिद्धांत संहिता का एक पार्ट है वास्तुशास्त्र। तो ज्योतिष और वास्तु का अंतर संबंध वैसे ही आ जाता है क्योंकि ये संहिता का एक पार्ट है। एक और चीज इसमें आ जाती है कि ज्योतिष शास्त्र काल को बताने वाला शास्त्र है। और जब भी हम वास्तु के अलग अलग आयाम पर हैं, जैसे हमने शुभारंभ कर दिया और
प्रवेश तक हमको जाना है तो अलग अलग जगह पे मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ज्योतिष भी वास्तु का एक अंग आ जाता है, मतलब इन दोनों में अंतः संबंध है। उसी प्रकार से छंद, अब ये छंद क्यों आया वास्तुशास्त्र में, तो आप लोग देखते होंगे कि अगर हम कोई श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें से एक अक्षर भी अगर न्यून हो जाए, अगर एक अक्षर नहीं हो तो वो छंद बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में जब हम गृह की रचना कर रहे हैं उसमें कोई एक माइनस पॉइंट आ जाए, एक कहीं पे न्यूनता आ जाए, तो वो जो एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होता उसमें। इसीलिए छंद भी इसका एक प्रकार, मतलब जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं, जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं उसमें छंदबद्धता होनी चाहिए, मतलब वो समान रूप से चलना चाहिए, उसमें न्यूनता नहीं होनी चाहिए, ये इसका अर्थ है। इसीलिए छंद भी वास्तुशास्त्र का एक अंग है। उसी प्रकार एक और अंग है सिराज्ञान। अभी मैंने कहा था कि दकारगल एक विषय इसमें आता है। तो सिराज्ञान अर्थात क्या, तो भूमि के अंदर अलग अलग प्रकार की भूगर्भ जल की जो सिराएं हैं वो होती है, कोई ऊर्ध्वमुखी होती है, कोई अधोमुखी होती है, कोई तिर्यकमुखी मतलब सीधी जाने वाली होती है। तो कहाँ पे सिराएं हैं और कहाँ पे हमें जल की प्राप्ति होगी, ये सब बताना ज्योतिष शास्त्र भी काम करता है। और क्योंकि ये भूमि भूमि से रिलेटेड है, भूमि के अंदर की बात हम कर रहे हैं, इसीलिए सिराज्ञानम ये भी वास्तुशास्त्र का एक अंग है। उसी प्रकार से शिल्पम, अभी मैंने कहा था कि शिल्प शास्त्र वास्तुशास्त्र को वास्तु शिल्प शास्त्र करके भी जाना जाता है। तो शिल्पाकृति जहाँ पे भी बनाई जाती है उन सब का वो सब इसमें आ जाता है, वास्तुशास्त्र में आ जाता है। इसीलिए शिल्पम भी वास्तुशास्त्र का एक अंग है। यंत्र कर्म ये एक अंग है वास्तुशास्त्र का। जैसे बड़ी बड़ी नक्शे काम किए जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। पहले प्राचीन समय में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, इमारतें बनाई जाती थी, भवन बनाए जाते थे, और उसमें भी नक्काशी काम करना या मूर्तियों के लिए काम करना, तो जो भी यंत्र लगते हैं वास्तु बनाने के लिए वो ये यंत्र कर्म में आता है। अलग अलग औजार बनाए जाते थे नक्शी काम करने के लिए, या कुछ बनाना है, उनको स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए औजारों की आवश्यकता होती थी, कुछ अलग अलग यंत्रों की आवश्यकता होती थी। इसीलिए ये जो यंत्र कर्म नाम का जो अंग है वो भी इसका एक अंग है, वास्तुशास्त्र का एक अंग है। बिना औजारों के हम नहीं बना सकते ना, कोई भी चीज नहीं बना सकते हैं या वास्तु को नहीं बना सकते, इसलिए यंत्र कर्म ये भी वास्तुशास्त्र का एक अंग है। उसी प्रकार से विधि, वास्तुशास्त्र में शायद मैंने पहले आप लोगों को बोला नहीं कि वास्तुशास्त्र पूर्णतया टेक्निकल शास्त्र है, टेक्निकल विषय है वास्तुशास्त्र। इसमें सभी चीजें बनाने की विधियां बताई गई है, कितने बाय कितने का घर होना चाहिए, मतलब भूमि का खंड कैसा होना चाहिए, और भूखंड कैसे होना चाहिए, उस पे इमारतें बनानी है तो अगर बड़ी 2-3 मंजिल वाली भी बनानी है तो पहली मंजिल कितनी बड़ी हो, दूसरी मंजिल कितनी बड़ी हो, स्तंभ कितना बड़ा होना चाहिए, बीम जो डालते हैं वो 1 हो या 2 हो या 3 हो, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। दरवाजे बनाने हैं तो उसका साइज क्या होना चाहिए, खिड़कियां बनानी है उसका साइज क्या होना चाहिए, इन सब चीजों की विधियां बताई गई है। तो ये विधि जो विधि है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वास्तुशास्त्र का। अगर ये विधि नहीं है तो वास्तुशास्त्र को हम नहीं यूज कर पाएंगे, इसीलिए विधि ये भी वास्तुशास्त्र का एक मुख्य अंग है। तो इस प्रकार से ये 8 अंग है वास्तुशास्त्र के, और ये सभी इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी चीज की हमें जरूरत पड़ती है जब भी हम किसी निर्माण कार्य को करते हैं। तो ये 8 सामुद्रम, गणितम, ज्योतिषम, छंद, सिराज्ञानम, शिल्पम, यंत्रकर्म और विधि, ये 8 अंग है वास्तुशास्त्र के। अब मैंने इसके पहले आपको एक जन्म कथा बताई थी, वास्तु पुरुष की जन्म कथा मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर वास्तु पुरुष की जन्म कथा का दृष्टांत का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो उस दृष्टांत से हमें पता चलता है कि दिशाएं और उपदिशाएं इनके चुंबकीय सिद्धांत हमें उस दृष्टांत से समझ में आते हैं। क्योंकि जब वास्तु पुरुष को औंधा लेटा दिया तो वो किस दिशा में दिखाया था, ईशान्य कोण में उसका सिर दिखाया था,
ठीक है, और बाकी दोनों कोनों में उसके उनके हाथ जाते हैं और पीछे पैर जाते हैं। तो दिशाओं और उपदिशाओं का ज्ञान हमें उस जन्म कथा के दृष्टांत से होता है। वास्तुशास्त्र मुख्यतया दिशाओं और ऊर्जाओं पर काम करने वाला शास्त्र है। तो यहाँ पे जो जन्म कथा के बाद जो वो उसकी पोजीशन बताई गई, उससे हमें दिशाओं की चुंबकीय सिद्धांतों का हमें पता चलता है। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, इनके ठीक बीच में ईशान्य दिशा आती है, और ईशान्य दिशा में ही क्या है, वास्तुशास्त्र का सिर है। और ईशान्य दिशा कहा जाता है कि ये सात्विक ऊर्जा का अजस्र स्रोत है। सात्विक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, उन्नतिकारक सहयोगी ऊर्जा या सहयोगी रश्मियों का अजस्र स्रोत इस ईशान्य दिशा को माना जाता है। और ये जो रश्मियां है, ये हर पदार्थ, हर वस्तु, हर प्राणी, हर चराचर जगत के सुख समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए ये रश्मियां बहुत आवश्यक होती है। तो ये ईशान्य दिशा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और हमारे शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे, जिसे हम ब्रह्मरंध्र स्थान कहते हैं, हमारा मस्तिष्क स्थान कहते हैं। हमारा मस्तिष्क बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे ये सारी शक्तियां होती है, निवास करती है। और वास्तु पुरुष की जो स्थिति है, इस तत्व का ही प्रतिपादन बहुत अच्छे से करती है कि शक्तियां कहाँ पर है, यहाँ से हम पूरे बॉडी को संचालित करते हैं। हमारे मस्तिष्क से ही ये सब कुछ होता है। तो उसी प्रकार से वास्तु पुरुष का जो सिर ईशान्य कोण में बताया गया, वहां से लेकर तो पूरे एरिया को, मतलब पूरे इस वास्तु को चलाने का कार्य उसी एनर्जी से होता है। ठीक है, अब ये जो वास्तुशास्त्र है, इसके सिद्धांत वातावरण में जो पंचतत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये जो पंचतत्व है, इनमें जो सामंजस्य होना चाहिए, वो सामंजस्य स्थापित करने में वास्तुशास्त्र के सिद्धांत हमारी मदद करते हैं। ये जो पंचतत्व है, हमारे पंचतत्वों का हमारे कार्य प्रदर्शन पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे जीवन के अन्य मुख्य पहलुओं पर भी इन पंचतत्वों का प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हम पंचतत्वों से ही बने हुए हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, ऐसा कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में भी पंचतत्व है, हमारे शरीर में भी पंचतत्व है, और हम जहाँ निवास कर रहे हैं वहां पे भी पंचतत्व है। वहां पे हमें दिखाई नहीं देता है, वायु हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वायु है। आकाश हमें दिखाई नहीं देता, हम आकाश बोलते ही सीधा ऊपर ऊर्ध्व दिशा में उंगली दिखाते हैं, लेकिन अगर हम, आपको ये 2 उंगलियां दिख रही है, इसके बीच में इतना गैप है, मतलब यहाँ पे भी आकाश तत्व है। तो हर जगह आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व हमें आंखों से दिखाई देता है, जल तत्व हमें आंखों से दिखाई देता है, पृथ्वी तत्व हमें आंखों से दिखाई देता है। बट 2 तत्व जो है हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हर समय मौजूद होते हैं। तो ये जो शास्त्र है, जो वास्तुशास्त्र जो है, वास्तु विद्या जो है, ये प्राचीनतम विद्याओं में से एक है, और इसका संबंध सीधा सीधा ऊर्जाओं से और दिशाओं से इसका संबंध आता है। इसमें विशेष रूप से भूखंड को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। भूखंड के एकाशीति पद वास्तु, चतुष्षष्टि पद वास्तु, उसके बाद ब्रह्म स्थान, देव भाग, मनुष्य भाग, पिशाच भाग इत्यादि प्रकार से विभाजन किया जाता है। किसी भी भूखंड के बारे में अगर हमें उसके ऊपर संरचना करनी है, तो उसके अलग अलग प्रकार से भाग या विभाजन किया जाता है। अब सूर्य की सप्त रश्मियों के बारे में हम सभी ने सुना है। सूर्य की 7 प्रकार की रश्मियां होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनके अलावा भी ना दिखने वाली भी कुछ किरणें होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट कहा जाता है, और इंफ्रारेड सेगमेंट, ये भी ऊर्जाएं वहां पे होती है। और आधुनिक विज्ञान के कुछ उपकरण हैं जिनसे हम इन किरणों को देख सकते हैं, जैसे न्यूटन का कलर्ड कार्ड है, सोलैरियम है, क्वार्ट्ज स्लैब है, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ है। इस प्रकार के जो आधुनिक उपकरण है, इससे हम इन किरणों को देख सकते हैं। अभी हमारे पास इस प्रकार के उपकरण है, और अभी हम देख सकते हैं कि ये सूर्य की किरणें केवल सफेद ना होकर इनमें अलग अलग किरणें हैं, मतलब अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। उस समय पे जब हमारे वास्तुशास्त्रज्ञों ने घर का विभाजन जब अलग अलग कक्षाओं में किया, तो इन
क्या कहते हैं, इन रश्मियों को देखकर ही किया गया, इन ऊर्जाओं को देखकर ही किया गया। उनके पास इस प्रकार के उपकरण नहीं थे, फिर भी उन्होंने हम उनकी उस जो उनकी अतीन्द्रिय शक्ति है, शायद वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से इन शायद किरणों के प्रभावों को जाना और उसके हिसाब से हमारे घर में कौन से दिशा में क्या होना चाहिए ये भी उसी के हिसाब से बताया गया है। और ये जो एकाशीति पद वास्तु हम बनाते हैं और उसमें हमको दिखता है पद विन्यास होता है, सभी देवता होते हैं और उसमें बताया जाता है कि किस दिशा में कौन सा स्थान होना चाहिए। अग्नि कोण है तो वहां पे किचन होना चाहिए, या ईशान्य स्थान है तो वहां पर भगवान का घर होना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में क्या क्या होना चाहिए, ये इन्हीं एनर्जी को देखकर, इन्हीं सप्त किरणों को देखकर उन्होंने इसकी संरचना की है। जो आंतरिक भवन में हम रहते हैं, इसकी संरचना उन्होंने इन्हीं किरणों को देखकर की है कि कहाँ पे किस प्रकार से प्रभाव आते हैं। अब इसमें भी जो ईशान्य कोण है वो भगवान महादेव के लिए सुरक्षित रखा गया है और इस ईशान्य कोण में अल्ट्रावायलेट सेगमेंट से ये संबंधित है, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि ईशान्य कोण अल्ट्रावायलेट सेगमेंट से संबंधित है। उसी प्रकार अग्निकोण जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, जो अग्नि से संबंधित है, यहाँ पे इंफ्रारेड सेगमेंट है, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही हमें बता दिया। और इन्हीं सप्त रश्मियों से मिलते जुलते नाम जैसे पर्जन्य, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य, वृष और नभ, इन सब के नाम उन विभागों में उनका महत्व और उनमें समाविष्ट जो ऊर्जा है उनको देखते हुए हमारे आचार्यों ने पहले ही बता दिया और इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख हमें समरांगण सूत्रधार में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत बताए हैं, इन्हीं एनर्जीज को देखकर बताया। यूनिवर्स में शक्ति है, जो जिस प्रकृति पुरुष हम देखते हैं तो शक्ति नहीं है अगर, तो कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर शक्ति है, इसीलिए हम जीवित है और इस यूनिवर्स में सब जगह पर शक्ति है। और ये शक्ति या ऊर्जा जिसे हम कहेंगे, अब इन्हीं ऊर्जाओं को ठीक तरह से उन्होंने विभाजित किया और बताया कि इस दिशा का आप इस्तेमाल इस पर्टिकुलर काम के लिए करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा हमारी हेल्थ के लिए। क्योंकि अक्सर लोगों का कहना ये होता है, या अक्सर लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि वास्तुशास्त्र सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन के लिए देखा जाता है। एक्चुअली वास्तुशास्त्र का ये उद्देश्य नहीं है। वास्तुशास्त्र का मूल उद्देश्य है हमारी स्ट्रॉन्ग हेल्थ। तो हमारी स्ट्रॉन्ग हेल्थ कैसी रहे, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हेल्थ रहेगी तो हमारी कार्यक्षमता भी अच्छी रहेगी और हम अपने जीवन में उन्नति भी कर सकेंगे। तो हमारी स्ट्रॉन्ग हेल्थ कहाँ पे बन सकती है, जैसे योग है, आयुर्वेद है और वास्तुशास्त्र है। योगा में क्या बताया जाता है, बॉडी को मेंटेन करना, मन को मेंटेन करना और श्वासोश्वास प्राणादि को किस प्रकार से इनका ध्यान रखा जाए। शरीर, मन और श्वासोश्वास प्राण का ध्यान किस प्रकार से रखा जाए, ये योग शास्त्र में बताया जाता है। आयुर्वेद में अन्न को ब्रह्म औषध के रूप में माना गया। मतलब उन्होंने कहा कि अन्न ही इस प्रकार से ग्रहण करे कि वो औषध का काम करे। तो आयुर्वेद शास्त्र हमें अन्न के बारे में बताता है, किस प्रकार का अन्न हमें खाना चाहिए। अब इन दोनों का सामंजस्य कहाँ पे होता है, तो घर में जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे अगर अनुकूल वातावरण हो, इस प्रकार जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे अगर एनर्जी अच्छे से आ रही हो, इसीलिए अलग अलग नियम बताए गए वास्तुशास्त्र में। दरवाजा होना चाहिए, खिड़कियां किस तरफ होना चाहिए, ताकि वेंटिलेशन घर का अच्छा रहे, हवा जो आ रही है जा रही है, ऊंचाई जो आ रही है वो ठीक से रहे, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये तीनों का जब ये त्रिकोण जब बनता है, योग, आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र, तब हमारे जीवन में स्थिरता आना शुरू हो जाता है। हमारे स्वभाव में या हमारे जीवन में स्थिरता आना शुरू हो जाता है और हम उतने ही प्रगति पर चले जाते हैं। तो इसी तरह से वास्तुशास्त्र इन दोनों का भी मूल आधार है, क्योंकि अगर हमारे पास ठीक से रहने के लिए ही कोई जगह नहीं है तो उसके बाद हम अपने बॉडी पर ध्यान देना, ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या हम दूसरे चीजों के तरफ ध्यान देने लगते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे स्ट्रॉन्ग हेल्थ के लिए। ये मुख्य उद्देश्य है वास्तुशास्त्र का।
अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि वास्तुशास्त्र हमें हर जगह पर लागू होता है क्या, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक घटबिंब दृष्टांत मैं देना चाहूंगी। जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा सभी ने देखा होगा, पूर्णिमा का चंद्रमा हमें आसमान में दिखाई देता है, वही चंद्रमा हमें समुद्र के पानी में दिखाई देता है, वही चंद्रमा नदियों में दिखाई देता है, वही चंद्रमा डैम में दिखाई देता है, वही चंद्रमा तालाब में दिखाई देता है, वही चंद्रमा स्विमिंग पूल में दिखाई देता है, वही चंद्रमा कूप में मतलब कुएं में दिखाई देता है, वही चंद्रमा बकेट अगर हम रखे पानी की भर के उसमें दिखाई देता है, और छोटा सा बाउल पानी भर के अगर हम रख दे तो वहां पे भी हमें वही जो चंद्रमा है वो हमें दिखाई देता है। तो क्या है, ये घटबिंब दृष्टांत है, मतलब एक ही है, आकाश में चंद्रमा एक ही है लेकिन उसके स्वरूप अलग अलग प्रकार से हमें दिख सकते हैं। सूर्य समुद्र में भी उसका रूप दिखता है, और एक घर में रखी हुई छोटी सी कटोरी में भी उसका रूप हमें देखने को मिल सकता है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा का स्वरूप हमें घटबिंब दृष्टांत से दिख सकता है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र का भी स्वरूप है। वास्तुशास्त्र बहुत व्यापक है, पूर्ण यूनिवर्स के लिए भी हम देख सकते हैं, या पूर्ण पृथ्वी के लिए, किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी प्रदेश के लिए, किसी नगर के लिए, गांव के लिए, घर के लिए, और हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के लिए भी। तो इस तरह से वास्तुशास्त्र छोटे से लेकर पूरे व्यापकता तक जाता है, इसे घटबिंब दृष्टांत कहा जाता है। अब ये जो जिस प्रकार मैंने व्याख्या बताई थी वास्तुशास्त्र की, वास्तु का अर्थ क्या होता है, रहने का स्थान, जहाँ पे हम रहते हैं। वास्तु में ड्वेलिंग जिसको हम कहते हैं, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, उसको हम वास्तु कहते हैं। अब ये वास्तुशास्त्र साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है, मतलब प्राचीन आर्किटेक्चर ये वास्तुशास्त्र है, और इसमें नॉर्मल साइंस से भी कहीं ज्यादा बढ़कर वास्तुशास्त्र का प्रचलन बहुत ज्यादा था प्राचीन भारत में, बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता था। और भारत में जो मंदिरों का निर्माण हम देखते हैं उसकी आधारशिला हमारा वास्तुशास्त्र ही है। वास्तुशास्त्र के बिना उन्होंने मंदिरों को नहीं बनाया है। वास्तुशास्त्र का इसीलिए मंदिरों को भी बनाने के लिए शिल्प यूज किया जाता है, इसलिए मतलब शिल्पकारी वहां पे की जाती है, इसीलिए वहां से भी ये नाम पड़ा कि वास्तुशास्त्र शिल्प शास्त्र भी है, वास्तु शिल्प शास्त्र, इस प्रकार से वहां से भी इसका नाम पड़ा है। अब मैंने पूरे नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वास्तुशास्त्र के भी 18 आचार्य बताए जाते हैं। जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के बताए जाते हैं, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के भी 18 आचार्य बताए जाते हैं, जिन्होंने इस वास्तु की जो विधियां हैं इसका प्रचार प्रसार किया। ऐसे 18 आचार्य हमारे वास्तुशास्त्र के हैं। उसी प्रकार से विश्वकर्मा संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग भी पूरे भारत में थे, और जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बड़े बड़े मंदिर बनाए, और इन्हीं को प्राचीन भारत के हम डिजाइनर्स या बिल्डर्स कह सकते हैं, जो विश्वकर्मा संस्कृति को फॉलो करते थे। अब ये जो विश्वकर्मा संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग थे, इनको भी 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इनको 5 अलग अलग नाम दिए जाते हैं, इनके कार्य अलग अलग है इसीलिए। तो एक इसमें से पहला ग्रुप है मनु, मतलब मनु। तो मनु क्या करते थे, ये औजार बनाने का या हथियार बनाने का काम करते थे। मनु इस ग्रुप में आने वाले लोग क्या किया करते थे, तो औजार बनाना, क्योंकि जब हमें कुछ बनाना है, आर्टिस्टिक चीजें बनानी है, तो हथियारों की जरूरत, औजारों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वहां पे ये जो मनु ग्रुप में आने वाले लोग थे, ये हथियार बनाया करते थे, न केवल नक्शी काम इत्यादि करने के लिए, शिल्प काम करने के लिए, बल्कि युद्ध प्रणाली में जो औजार या शस्त्र उपयोग में लाए जाते थे, उनका भी निर्माण मनु इस ग्रुप में आने वाले लोग किया करते थे। दूसरा इनका ग्रुप आता है मायास, अर्थात माया, ये एक इनका दूसरा एक ग्रुप आता है जो पत्थर के स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स बनाया करते थे। आप अभी भी देखते होंगे कि कुछ कुछ बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों के हमें स्मारक मिल जाएंगे, या फिर बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, मंदिर मिल जाएंगे। तो इन पत्थरों से केवल जो बनाते हैं
बिल्डिंग्स बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये पत्थरों से स्ट्रक्चर बनाने वाले जो लोग हैं उनको माया इस ग्रुप में रखा जाता था, मतलब ये माया ग्रुप में आने वाले लोग थे। और तीसरे नंबर पे आते हैं त्वष्टा। ये मेटल की चीजों से बनने वाले वस्तुएं या मेटल की चीजों से जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनका काम करते थे, उनको त्वष्टा इस ग्रुप में रखा जाता था, उनको त्वष्टा कहा जाता था अगर वो मेटल का काम कर रहे हैं। तो ये ग्रुप है, ग्रुप के नाम है। उसी प्रकार शिल्पी करके है, शिल्पी एक ग्रुप था जो कारपेंटर जिनको हम कहते हैं, तो जो भी शिल्प कर्म करना है वो सारे शिल्पी इस ग्रुप में काम करते थे। और पांचवे है विश्वज्ञ, ये ज्वेलरी बनाते थे। आप देखते होंगे कि जो हमारे मंदिर होते हैं या बड़े बड़े भवन होते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाए जाते थे, ठीक है। उसमें फिर कभी कभी रत्नों का भी उपयोग किया जाता था। उस समय पे उतना उपलब्ध था इसलिए रत्नों का भी उपयोग किया जाता था, अलग अलग कलर्स का उपयोग किया जाता था, अलग अलग मोतियों का उपयोग किया जाता था। तो ये जो विश्वज्ञ इस ग्रुप में आने वाले लोग हैं, ये ज्वेलरी बनाना या सजावट करने का कार्य ये विश्वज्ञ ग्रुप में आने वाले लोग किया करते थे। तो ये 5 ग्रुप है जो विश्वकर्मा संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये 5 ग्रुप है। पहला ग्रुप है मनु, दूसरा है माया, तीसरा है त्वष्टा, चौथा है शिल्पी और पांचवा है विश्वज्ञ। ये 5 सब ग्रुप है जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, जो आज भी सिर्फ मंदिर भवन इत्यादि नहीं, तो ताला का निर्माण करना, विमान इत्यादि का निर्माण करना, मंदिर बनाना, ये सब कार्य ये लोग करते थे। इनके अलावा भी घर में लगने वाली जो छोटी बड़ी वस्तुएं हैं उनका भी निर्माण ये 5 ग्रुप के लोग किया करते थे। तो इन लोगों ने जो कार्य करके रखा है वो बहुत बड़ा कार्य करके रखा है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें इन्होंने हमें दी है जिनके ऊपर हमें आज नाज है। और आधुनिक युग में भी शायद हम इस प्रकार की बिल्डिंग्स या इस प्रकार के स्ट्रक्चर या इस प्रकार के हम बना पाएंगे ऐसा हमें लगता है जब हम इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो ये कुछ ग्रुप है जिन्होंने वास्तुशास्त्र को बहुत ज्यादा डेवलप किया, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ये लोग कार्य करते थे। अब वास्तुशास्त्र के 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वो बातें कौन कौन सी है, लेकिन ये जो 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में आजकल दिखने में नहीं आती है। ये वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जो कार्य करते थे उसमें ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी और इनका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। जैसे पहली महत्वपूर्ण बात है भोग्यादम, अर्थात यूटिलिटी। कोई भी वस्तु हम बना रहे हैं, कोई भी रचना हम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा घर हो या बड़ा हो या कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था। तो उसकी उपयोगिता देखकर ही उसको बनाया जाता था, यूं ही कोई चीज नहीं बनाई जाती थी। और वो भी जो बनाया जाता था वो वास्तु के नियमों के अनुसार ही बनाया जाता। तो इस प्रकार से भोग्यादम ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखी जाती थी जब वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई चीज बनाई जाती थी। दूसरा है रम्यम, मतलब सेटिस्फैक्शन। मुझे किसी चीज को देखकर कितना अच्छा, पीसफुल लग रहा है, मुझे कितनी शांति मिल रही है अगर मैं किसी चीज को देख रही हूँ, तो उस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता था। जैसे वाटिका भी निर्माण करनी है तो वहां पे रम्यता लगे, मतलब हमारे मन को शांति मिले, तो उस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था कि कोई भी चीज हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर बनाई जा रही है तो उसमें रम्यता है या नहीं, वो हमारे मानसिक और शरीर को कितना शांति प्रदान कर रही है, इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है सुख दर्शनम अर्थात जिसको हम एस्थेटिक कहेंगे, मतलब जो हमको सुंदर लगती है, आंखों से देखने के बाद जो चीज हमें बहुत सुंदर लगती है, जो अट्रैक्टिव लगती है, सुंदरता, अट्रैक्टिवनेस या
और रम्यता, इसमें फर्क है। रम्यता मतलब जहाँ पे हमें मानसिक शांति मिल रही है, ठीक है, और सुख दर्शनम अर्थात जहाँ पे हमें उसको देखने के बाद हमें बहुत सुंदर लग रही है वो चीज, बहुत आकर्षक लग रही है वो चीज। तो इस बात का भी ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता था कि कोई भी वस्तु निर्माण की जा रही है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो कितना सुंदर लगे, आंखों को देखते ही हम अट्रैक्ट हो जाए, वो देखते रहे, इस प्रकार का उनका एक उद्देश्य था। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं वास्तुशास्त्र में जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है भोग्यादम अर्थात यूटिलिटी, दूसरा है रम्यम अर्थात हमें बहुत सुखद महसूस होता है, वो चीज का ध्यान रखना, और तीसरा है सुख दर्शनम, जिसको देखने के बाद हमें हमारे आंखों को सुख मिले, हमें वो चीज सुंदर दिखाई दे। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें वास्तुशास्त्र में होती है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का अंतः संबंध क्या आता है, जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा कि ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग के रूप में वास्तुशास्त्र को देखा जाता है। वास्तुशास्त्र के 8 अंग हमने देखे, उसमें ज्योतिष वास्तु का एक अंग बताया गया। मतलब क्या है, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में अंग अंतः संबंध है, वो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि दिक् देश काल, इन तीनों की आवश्यकता होती है जब भी हम किसी कुंडली का निर्माण करते हैं। तो दिक् देश और काल, ये तीनों भी चीजें बहुत जरूरी होती है। अब ज्योतिष शास्त्र काल विधान शास्त्र है, इस शास्त्र में काल के विविध रूपों को बताया गया है, विविध पक्षों को स्पष्ट रूप से बताया जाता है। उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र से हमें क्या प्राप्त होता है, तो वास्तुशास्त्र हमें दिशाओं का ज्ञान देता है, वास्तुशास्त्र हमें स्थान का ज्ञान देता है, अक्षांश रेखांश इत्यादि से हम स्थान कौन सा कहाँ पर है ये देखते हैं। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर वास्तुशास्त्र से देखा जाए तो दिक् और देश इसका ज्ञान में होता है, और ज्योतिष के हिसाब से काल का ज्ञान हमें होता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे का परस्पर सापेक्षत्व करती है, इसीलिए वास्तुशास्त्र को ज्योतिष शास्त्र में समन्वित किया गया, जो वास्तुशास्त्र का ज्योतिष शास्त्र में समावेश किया गया। अब एक शास्त्रज्ञ विश्वकर्मा वास्तु प्रकाश में एक श्लोक प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि काल का क्या कहते हैं उसको, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, काल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अतिक्रमण का अर्थ क्या हुआ, अभी तक आप लोगों ने ज्योतिष के कुछ विषय थे, उसमें आपको मुहूर्त याम शायद समझ में आएगा कि मुहूर्त के बारे में बताया जाता है। तो ये मुहूर्त क्या है, जैसे आज 15 तारीख है, 15 तारीख को 7 बजे से 8 बजे तक आपका क्लास है, ठीक है, ये क्या हो गया, आज का मुहूर्त हो गया, इस क्लास के लिए ये मुहूर्त हो गया। अब काल का अतिक्रमण क्या हो गया, मतलब ये काल हमने ठहरा लिया क्लास के लिए, काल का अतिक्रमण मतलब क्या, आप 7 से 8 के बीच में तो नहीं आए, आप 4 बजे ही आ गए लिंक पर, तो आपको क्लास मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आप 8 बजे के बाद आए, 9 बजे 10 बजे आए, तो आपको क्लास मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आपको कब मिलेगा, 7 से 8 के बीच में ही मिलेगा, उसके बीच इतना मिल सकता है मिल जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा या उसके पहले नहीं मिलेगा। ये होता है काल का अतिक्रमण। मतलब किसी कार्य को करने के लिए कोई काल विशेष बताया गया है, तो उसी काल विशेष में वो करना है, उसका अतिक्रमण नहीं करना है। विशेष रूप से यहाँ पे बताया गया है, वो श्लोक यहाँ पे बताया गया है, आदौ कालम परीक्षेत सर्व कार्यार्थ सिद्धये कालो हि सर्वजीवानां शुभाशुभ फलप्रदः कालातिक्रमणे दोषो द्रव्यहानिश्च जायते देवानामपि देवीनां विप्रादीनां विशेषतः। इस प्रकार से विश्वकर्मा वास्तु प्रकाश में ये हमें विश्वकर्मा का वचन प्राप्त होता है। कहा गया है काल का अतिक्रमण नहीं करना है। कहाँ कहाँ पर काल का अतिक्रमण नहीं करना है, तो विशेष रूप से देवी देवताओं की जब स्थापना की जाती है मंदिरों में, उस समय पे काल का अतिक्रमण नहीं करना है, अर्थात जो मुहूर्त बताया गया है उस मुहूर्त में ही वो कार्य करना है, उसके अलावा व्यतिरिक्त वो कार्य नहीं करना है। उसी प्रकार प्रासाद भवन इत्यादि इनका जब हम आरंभ करते हैं, तो जो काल बताया गया, विशेष काल बताया गया, पूरे दिन भर में से एक निकाल के काल बताया जाता है, कैलकुलेशन भी कठिन होता है, बड़े मुश्किल से कभी जाते हैं ये सब मुहूर्त। तो प्रासाद
भवन इत्यादि का निर्माण करने का जो काल बताया गया है उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। स्तंभ भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके लिए भी मुहूर्त बताए गए हैं कब स्तंभ का स्थापना करनी चाहिए, तो उसके लिए भी जो मुहूर्त बताए गए उसका भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। द्वार स्थापन, हमारा मुख्य द्वार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है घर का, वहीं से एनर्जी आती है और उसके बहुत विशेष प्रभाव बताया गया है। तो द्वार स्थापन का जो मुहूर्त बताया है उसका भी अतिक्रमण नहीं करना है। भवन प्रवेश जब हम कर रहे हैं भूगर्भ में या जीर्ण भूमि में जहाँ पे भी हम प्रवेश कर रहे हैं उसका भी अतिक्रमण नहीं करना, उस भी का अतिक्रमण नहीं करना है। उसी प्रकार से वापी कूप तड़ाग इत्यादि जब बनाया जा रहा है उसका भी उस काल का भी अतिक्रमण नहीं करना है। विमान निर्माण कर रहे हो, मंडप निर्माण कर रहे हो, गर्भगृह का निर्माण किया जा रहा हो, इस प्रकार के अन्य कार्य अगर किए जा रहे हैं उस समय पे मुहूर्त है उसी मुहूर्त में वो कार्य करने चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। कहा गया उससे दोष उत्पन्न, दोष का अर्थ क्या है, हमें वो चीज जितना फायदा देना चाहिए हमें उतना नहीं मिलेगा। 7 से 8 के बीच में ही क्लास है, उसके बाद अगर आता है तो उसको कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, वैसे ही इसी यहाँ पे भी उसी तरह से समझना चाहिए। वास्तुशास्त्र में मेरी आवाज आ रही है कैसे? हाँ मैडम आ रही है, परंतु थोड़ी कट होके आ रही है। ओके, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। वास्तुशास्त्र और काल का क्या संबंध है, ये इसमें मुहूर्त विचार कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो गृहारंभ में, भूमि पूजा में, गृह निर्माण के लिए जो वृक्षच्छेदन किया जाता है उस समय पे, खात जब करते हैं उस समय पे, शंकुस्थापना, शिलान्यास, स्तंभ मुहूर्त, उसके बाद फिर गृह प्रवेश किया जाता है। तो गृह प्रवेश में पंचांग तुम्ही व्हिडिओ ऑफ करून घ्या। हाँ हाँ, तो वास्तुशास्त्र में काल का उपयोग या मुहूर्त का विचार कहाँ कहाँ पर किया जाता है, गृहारंभ, भूमि पूजा, गृह निर्माण, वृक्षच्छेदन, खात, शंकुस्थापना, शिलान्यास, स्तंभ मुहूर्त। उसी प्रकार गृह प्रवेश के समय पे भी पंचांग शुद्धि, लग्न शुद्धि, वाम रवि विचार, पृष्ठस्थ शुक्र विचार, जलाशय, कूप निर्माण इत्यादि के समय पे, कपाट स्थापन मुहूर्त के समय पे, घर के समीप जब वृक्षारोपण किया जाता है उसके समय पे भी विचार किया जाता है मुहूर्त का। गृह प्रवेश करते समय सपूर्व, अपूर्व और द्वंद्व प्रवेश किया जाता है, इन सभी में भी मुहूर्त का विचार किया जाता है। इस प्रकार के अनेक विषय है जिसमें मुहूर्त का विचार किया जाता है वास्तुशास्त्र में। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ है वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन देते हैं, ये पूरी तरह से टेक्निकल विषय है और इसका हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग कहाँ पे होता है, तो फील्ड पर, साइट पर जब हम जाते हैं तब इसका उपयोग स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। और वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब हम किसी भूमि पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन से पहले उस भूमि पर लंबे समय तक निवास करना चाहिए। कहीं कहीं पे ये भी बताया गया कि साल भर उस भूमि का निरीक्षण करना चाहिए ताकि हमें सभी ऋतुओं का पता चले कि किस ऋतु में उस भूमि पर किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। और वास्तुशास्त्रज्ञ भी इस प्रकार से करते थे कि प्रॉपर सनडायल से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शंस देखकर वहाँ का वातावरण देखते थे और उस साइट को ऑब्जर्व किया करते थे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया करते थे। तो इस प्रकार से टेक्निकल चीजों को समझना चाहिए और उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहिए। ये जो शास्त्र है ये स्पेसिफाई करता है, ये शास्त्र स्पेसिफाई करता है डायरेक्शंस, मेटल्स, नेचुरल एलिमेंट्स, आसपास के कलर्स कैसे हैं, पेड़ पौधों के कलर कैसे हैं, पत्तों के कलर कैसे हैं, ऐसे पेड़ जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए और कौन से पेड़ों को लगाना चाहिए, इनके बारे में भी शास्त्र में बताया गया है जिससे अच्छा वातावरण रहे। यहाँ तक कि हमारे घर के आसपास कौन से बर्ड्स रहने चाहिए इसके बारे में भी शास्त्र में बताया गया है। कभी भी कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले इसमें और बहुत सारे विषय आते हैं जिनका केवल मैं नाम मात्र यहाँ पर लूंगी। तो इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही भूमि
भूमि परीक्षा करने के बारे में बात की गई है। भूमि की परीक्षा अलग अलग विधियों से की जाती है, जैसे भूमि के लक्षणों के आधार पर भूमि परीक्षा की जाती है, नत उन्नत भूमि के आधार पर की जाती है, शब्द स्पर्शादि के आधार पर की जाती है, आकृति के आधार पर की जाती है। अब ये शब्द स्पर्शादि क्या है, तो ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानना चाहिए। आकृति के आधार पर की जाती है, ब्राह्मण आदि वर्गों के आधार पर की जाती है, और अन्य विधियां हैं जिससे भूमि की परीक्षा की जाती है। ये सब कब किया जाता है? कंस्ट्रक्शन से पहले ये सब किया जाता है, ताकि हमें भूमि कैसी है ये पता चले। उसके बाद शल्य विचार किया जाता है, अर्थात शल्योद्धार किया जाता है। अगर कुछ शल्य है तो उसको निकाल कर भूमि शुद्धि करने के बारे में बताया गया है। दिक्साधन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। दिक्साधन करने के लिए भी विधियां बताई गई है। ध्रुव तारा से दिक्साधन कर सकते हैं, सूर्योदय से देख सकते हैं कि कौन सी दिशा है, वो सबसे ज्यादा इजी तरीका होता है। ध्रुव तारा से देखने का इजी तरीका होता है। कंपास से देखा जाता है, यहाँ तक कि शिवलिंग भी हमको बताता है कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। जो जल निकलने का स्थान है वो हमेशा उत्तर में होता है, और बाकी की दिशाओं का हम ध्यान कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्मशान से भी हम दिशाओं को जान सकते हैं, क्योंकि स्मशान में उत्तर और दक्षिण दिशाओं में लंबाकार उस स्मशान का स्थान होता है, इसीलिए दिशाओं का ज्ञान हमें इन सब चीजों से हो सकता है। उसी प्रकार सूक्ष्म दिशा का साधन किया जाता है शंकु के द्वारा। उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में पंच वास्तु, द्विशाल, त्रिशाल वास्तु, वाटिका निर्माण, जलाशय निर्माण, ग्राम रचना, नगर रचना, मंदिर वास्तु, प्रासाद वास्तु, उसी प्रकार से हवाओं की दिशा क्या है ये बताने के लिए भी बताया गया है। बारिश का प्रभाव जमीन पर किस प्रकार से पड़ रहा है, प्लव किस तरफ है, ये सब चीजें, घर में दरवाजे खिड़कियां कहाँ पे किस तरह से होनी चाहिए ताकि घर का वेंटिलेशन अच्छा रहे, ये सब जरूरी बातों का निर्देश वास्तुशास्त्र में दिया गया है डिजाइनर्स एंड बिल्डर्स के लिए, जो जिनको हम स्थापत्य कहते हैं, स्थपति कहते हैं, उनके लिए इन सभी जरूरी बातों का निर्देश वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से दिया गया है, और जिनको हम जब कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तब इनको सबको लगाकर देख सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा 2 मिनट में कंक्लूजन देना चाहूंगी। हमने आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, तो वास्तुशास्त्र क्या है इसके बारे में हमने देखा। वास्तुशास्त्र क्या है, तो वास्तुशास्त्र का अर्थ है निवास बनाने का, जिसमें निवास योग्य भूमि के बारे में हमने देखा। वास्तुशास्त्र में क्या बताया जाता है, तो निवास स्थान बनाने का विस्तृत विश्लेषण इस शास्त्र में मिलता है। ये टेक्निकल विषय है। दूसरा है जो हमने देखा कि वास्तुशास्त्र का उद्देश्य क्या है, तो वास्तुशास्त्र फोकस करता है भोग्यादम, रम्यम और सुख दर्शन पर, और उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र का प्रयोजन क्या है ये हमने देखा। तो वास्तुशास्त्र का प्रयोजन क्या है, जहाँ पर हम वास करते हैं वहाँ हमारे आसपास वाली हर चीज कैसे हमारे वातावरण को और स्वास्थ्य को उसका उपयोग करके हम ठीक रख सकते हैं। जैसे दरवाजे कहाँ हो, खिड़कियां कहाँ हो, अग्नि का स्थान कहाँ हो, भगवान का स्थान कहाँ हो, पंच तत्वों का बैलेंस हम किस प्रकार से घर में बनाए रख सके, प्रकृति से कैसे जुड़े रह सके और हेल्दी कैसे रह सके, यही वास्तुशास्त्र का मुख्य प्रयोजन होता है। तो इन सब चीजों को आज हमने एक घंटे में जाना। मैं बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं बता पाई, लेकिन यही कंक्लूजन है कि हमने वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तुशास्त्र के उद्देश्य क्या है और वास्तुशास्त्र का प्रयोजन क्या है, ये हमने देखा। मैं इतना कहकर मेरे विषय को यहाँ पर समाप्त करती हूँ, और मुझे वास्तुशास्त्र इस विषय पर बोलने का अवसर दिया गया, इसलिए मैं आयोजकों को आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद महोदया। जिस तरह आपने प्राचीन भारत की धरोहर वास्तुशास्त्र, इसके बारे में जो इसके रहस्य प्रकट किए हैं, तो जिज्ञासु विद्यार्थियों की जिज्ञासा और भी आपने प्रज्वलित कर दी है। तो इसलिए मैं विभाग के पक्षतः तथा विद्यार्थी श्रोताओं के पक्षतः आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अभी हमारे आदरणीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे
संचालक अभिनव भारती शैक्षणिक परिसर कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय तथा प्राचीन शास्त्र व मानव्य शास्त्र संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे, इनका स्वागत करती हूँ तथा इन्हें अनुरोध करती हूँ कि वे आज हमें अनुग्रह पर कुछ उद्बोधन करें। श्री पांडे सर। नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी सर, आ रही। सर्वप्रथम आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर और भारतवर्ष के 76वें स्वातंत्र दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत राष्ट्र का अभिनंदन। आप सभी ने पिछले 5 दिनों से राष्ट्र की भक्ति में जो ज्ञान शक्ति है उसकी आराधना में, जो विज्ञान की जननी है ऐसे गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र और हर जातक के लिए उपयोगी जातक शास्त्र और संहिता शास्त्र पर और प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यकता जो गृह है ऐसे वास्तु शास्त्र, अर्थात ये हम कहें कि हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया जिस प्रकार से है, ठीक उसी प्रकार यह 5 दिनों का जो शैक्षिक यज्ञ चल रहा था, इसमें जो अमृतमय ज्ञान प्राप्त हुआ वह अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय की ओर से, संकाय की ओर से, विभाग की ओर से वह राष्ट्र को समर्पित। इस राष्ट्र यज्ञ में आप सभी ने प्रथम दिन से जो विभाग की टीम, विविध वक्ता डॉक्टर कंबालिका सेठिया, डॉक्टर आशीष जे, कल्याणी रहाले, प्रणव मुले, राजश्री राजुरकर, इन सभी लोगों ने जो इस महान अनुष्ठान में अपना सहयोग दिया, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जिनके बिना यह कार्य संपादित नहीं हो सकता, ऐसे इस यज्ञ के यजमान अर्थात छात्र वृंद जो हमारे शास्त्र के भविष्य हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो शास्त्र के प्रति हमारी जो यह एक चेष्टा रही है कि शास्त्र को शास्त्र के रूप में देखा जाए, न कि केवल व्यवसाय के रूप में। निश्चित रूप से कोई भी कार्य जीवन में जब प्रवृत्त होता है तो उसका विनिमय होते होते थोड़ा व्यवसायीकरण होता है, परंतु व्यवसायीकरण इतना न हो जाए कि हम अपने मूल बिंदुओं से भटक जाए, मूल जड़ों से भटक जाए। उन्हीं को जागृत रखने के लिए हमारा विश्वविद्यालय और विभाग क्या कार्य कर रहा है, उन सभी विषयों को आपके सम्मुख रखना और जनसामान्य तक विश्वविद्यालय के इन कार्यों को पहुंचाना ही इस 5 दिन के यज्ञ का हमारा मूल उद्देश्य रहा है। पहले 5 दिन हमने संस्कृत संभाषण के रूप में संस्कृत के विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की। उसके बाद काल निर्धारण और विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन में उपयोगी, जिसको सामान्य रूप से हम त्रिस्कंध ही कहते हैं, परंतु उसके बहुत से विभाग हैं, चाहे मुहूर्त का विभाग हो,
शकुन का विभाग हो, प्रश्न का विभाग हो, ताजिक का विभाग हो, जैमिनी विभाग हो, ऐसे अनेकानेक विभागों को आप तक केवल दृष्टि मात्र एक अवलोकन के रूप में रखा गया। और यदि इनका हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन व्यक्तिगत सार्थक होगा। तो गृह की सार्थकता है, गृह से ग्राम की सार्थकता है, ग्राम से नगर, नगर से प्रदेश और प्रदेश से देश। अर्थात जो आज हमारे देश के माननीय मुख्य प्रधानमंत्री ने आह्वान किया हम कि अगले 25 वर्षों में हम विकासशील नहीं विकसित देश के रूप में स्थापित हों, तो यह केवल विज्ञान से ही नहीं, हमारे शास्त्रीय ज्ञान की परंपरा का पालन करने से ही संभव होगा। और तभी हम विश्व गुरु की उस अपनी विकसित परंपरा में पुनर्स्थापित हो पाएंगे। इसको करने के लिए नई शिक्षा नीति भी बहुत तीव्र गति से अनुपालन में लाई जा रही है। मेरा मानना है आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो इसका लाभ लेंगी और भारत को निश्चित रूप से जब हम शताब्दी समारोह मना रहे होंगे तो प्रधानमंत्री के आह्वान कि हमारा देश विकसित देश हो, उसको हम समय से पहले ही प्राप्त कर लेंगे, ऐसे संकेत अभी ही दिखाई देने लगे। इसके साथ जो कल से हमारा एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है 5 दिन का, योग के परिचय के रूप में, आप सभी उसमें भी योगदान करें, सहभागिता दिखाएं, जिससे आप संस्कृत जिनकी जो अभिरुचि है, अगर वो संस्कृत के प्रति है, अगर वो संस्कृत में उपलब्ध विज्ञान अर्थात गणित के प्रति अभिरुचि है, अथवा संस्कृत में उपलब्ध योग और शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में अभिरुचि रखते हैं, तो उन तीनों की अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए यह 15 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सभी निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में भाग लें। और अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो मूल है वह यह है कि प्रत्येक वर्ष हम सत्र के प्रारंभ में एक प्रकार का परिचयात्मक अभियान रखते हैं। उस परिचयात्मक अभियान से जो लोग इससे वंचित रहते हैं वो विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से जुड़कर अपने उस ज्ञान पिपासा को, अपनी उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करते हैं जो हमारी शास्त्रीय परंपरा में है। क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं ये सनातन है, अर्थात यह ऋषि मुनियों के काल में भी उतने ही प्रासंगिक थे जितने मध्यकाल में थे, जितने आज हैं, और उतने ही और महत्वपूर्ण और दृढ़ता से प्रासंगिक होंगे भविष्य में भी। अर्थात तो यह जीवन शास्त्र है। इस जीवन शास्त्र को आज की तंत्र युग में, भागम भाग के युग में, अर्थ प्राप्ति में हम कहीं खो न जाए, केवल लक्ष्यों को भूल न जाए, उन सबको स्मरण दिलाने के लिए, जिनकी स्थापना के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेकों बलिदान दिए, चाहे शास्त्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनको भी स्मरण करते हुए पुनः, और यह विशेष अवसर है कि विश्वविद्यालय का रजत महोत्सव वर्ष भी चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है और रजत महोत्सव वर्ष 18 सितंबर 2022 तक चलेगा। संस्कृत महोत्सव भी 10 सितंबर 2022 तक चल रहा है। तो इन दो अवसरों पर हम योग को भी उसी ही तल्लीनता से लेंगे, उसी ही दृढ़ता से हम आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि आप सभी अपने मित्रों को हमारे विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत सा कार्य ऐसा होता है कि कार्य तो होता है परंतु लोगों के जानकारी के अभाव में
वो वहां तक समय से पहुंच नहीं पाते। फिर उनका समय कुछ व्यतीत हो जाने के बाद उन्हें क्लेश होता है कि हमें ये जानकारी पूर्व में क्यों नहीं मिली। हमने विश्वविद्यालय के शास्त्र पाठ्यक्रमों के बारे में समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से, अलग अलग जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सब माध्यमों से हमने प्रसारित किया है। आपके पास भी जितने अलग अलग समूह हैं, आप उनमें ये सूचनाएं दीजिए। जिनको इसके प्रति जिज्ञासा है वो हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े, क्योंकि हम मानते हैं कि शास्त्र एक अगर जानता है तो अगले 25 वर्षों के लिए वो शास्त्र के प्रति समर्पित रहता है और हजारों लोगों का मार्गदर्शन करता है कि यह शास्त्र जीवन दर्शन है। तो ऐसे बहुउपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रों के बारे में पिछले 10 दिनों से आपको अनेक अनेक विषयों पर अनेक विषय विशेषज्ञों ने पृष्ठभूमि के रूप में, जिज्ञासु बनाने के रूप में अपने वार्ता रखी है। आप सभी इस तरह के कार्यक्रमों में क्या आपकी अभिरुचि और है? किस तरह के छोटे पाठ्यक्रमों को, बड़े पाठ्यक्रम तो हमारे जो डिप्लोमा और यूजी पीजी पाठ्यक्रम चलते हैं उसके लिए तो आप आमंत्रित है ही। इसके साथ अगर आप छोटे कुछ अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के बारे में अभिरुचि रखते हैं, उसके आपके जो जिज्ञासा है वो भी आप हमारे उस गूगल फॉर्म में डालिए। हम उसको भी पूर्ति करने का, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है शास्त्र का संवर्धन, प्रचार प्रसार और जन कल्याण की, शास्त्र के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करना। उसके लिए हम सतत प्रयत्नशील है। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु और हमारे सभी अधिष्ठाता और अध्यापक गण इसके लिए कृत संकल्प है और यह संकल्प अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि यह माँ भारती की उपासना है। आप सभी माँ भारती के उपासक हैं। इस उपासना और उपासना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पड़ाव उस गंगा की पवित्र घाट की तरह है, जहाँ स्नान करने से अनेकों यज्ञ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह कथा और ये वार्ताएं जितनी बार हम सुनते जाएंगे, मेरा मानना है हमें, चूंकि वेद और वेदांग अनूठे हैं, इनको जितनी बार पढ़ा जाए, जितनी बार सुना जाए, तो नए स्वरूप में तो प्रस्तुत होते ही हैं, उसके साथ साथ हमें पुण्य प्रदान करते हैं। हमारे कर्णेंद्रिय को, चक्षुरेंद्रिय को और जीवा को भी पवित्र करते हैं, और इस मार्ग से हमारा अंतःकरण भी कलमश से रहित होकर के एक उत्कृष्टता को, सात्विकता को प्राप्त होता है। ऐसे बहुविध उपलब्धियों को देने वाले शास्त्रों के शरण में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा पूर्वक हमें इसका श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और अपने स्वजनों को, मित्रजनों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यही हमारी राष्ट्रभक्ति होगी, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यही आह्वान करते हुए मैं अपने 2 शब्द और आयोजकों को बहुत अभिवादन करते हुए कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम 5 दिन आपको ज्योतिष और वास्तु के संदर्भ में दिया, संस्कृत में 5 दिन दिया और अगले 5 दिन योग के बारे में चलेगा। आने वाले भविष्य के दिन में भी आयोजकों को शुभकामना देता हूं और जिन्होंने पूर्ण कर लिए उनका अभिनंदन करता हूं, और उनके प्रति मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत भविष्य में उनका अभ्युदय हो इसकी कामना करता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। नमो नमः। धन्यवाद सर। भारत माता की जय। जय जय। धन्यवाद सर। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपका उद्बोधन हमेशा हमारे लिए उत्साहवर्धक तथा नव प्रेरणा से हमें हमारे अंतःकरण भर देता है। आज इस पूर्णाहुति मतलब मेरुमणि की तरफ जाते हुए मैं श्री
प्रणव सर मॅडम तुम्ही म्यूट. हा मॅडम. तुम्हीच म्यूट केलं सर. हाँ प्रणव सर, आपसे अनुरोध है कि आप शांति मंत्र से ये पूर्णाहुति दें. जी मैडम. ओम तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे. ओम शांति शांति शांतिः. ओम. सभी का धन्यवाद. जयतु संस्कृतम, जयतु भारत. Recording stopped.